इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं अभिषेक, जो अभी बैंगलोर में काम करते हैं। कैसे हैं आप अभिषेक? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। अभिषेक, अपने बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं दर्शकों को प्लीज बताइए। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है और मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ। एक हम्म, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है। तो मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन सभी मुजफ्फरपुर से ही किया था। एक्चुअली मेरे पापा बचपन में ही है सो गुजर गए थे, बहुत छोटा था तभी। तो उस समय सो मेरे चाचा और नानी सभी लोग हेल्प किए पढ़ाई में। हम्म, आगे चल के मैंने थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाया और उसके थ्रू जैसे मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर 2022 में मैं बैंगलोर मूव किया और बैंगलोर में आने के बाद मैंने एचडीएफसी से बैंकिंग का जॉब शुरू किया। तो यहाँ पे मैंने बैंकिंग के साथ साथ अपना एमबीए भी कंप्लीट किया बिजनेस एनालिटिक्स में। और हम्म। अभी मैं फिलहाल कोटक में काम कर रहा हूँ एज ए बिजनेस बैंकिंग मैनेजर। सर मेरा एज अभी जस्ट 26 हुआ है और मेरा कैश इन हैंड जो टोटल सैलरी आते हैं 35,651 रुपीज, ये सैलरी आते हैं। इसमें कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो कि मैं मॉम को नहीं बता पाता हूँ। और थोड़ा मॉम मेरे मतलब 2022 में जब मैं बैंगलोर आया था तो 2-3 महीने बाद मॉम भी आई थी। तो उनको कुछ थोड़ा पेन हो रहा था चेस्ट के पास में, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। तो वी जस्ट फाइंड इट आउट कि उनको ये ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी स्टेज 3 में। फिर एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन हम लोग वो ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किए थे और उनका कीमोथेरेपी रेडिएशन सभी चल रहा था। वो सभी ऑल कंप्लीट हो गया था। बट फिर 6-7 मंथ का गैप हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि अभी ट्रीटमेंट कुछ होने वाला नहीं है, जो मेडिसिन वगैरह है उन्हें लेना है कंटिन्यू। तो 6-7 महीने बाद फिर से उनको पेन हो रहा था ब्रेन में, वो भी राइट साइड की ओर। तो वापस हम लोग पेट सीटी स्कैन करा उन्हें। मुझे उनके थ्रू जो रिजल्ट आया पेट सीटी स्कैन में, तो पता चला कि उनका एक्चुअली वो स्टेज 4 में चला चुका है और वो सिम्टम वहां पे भी मिला है। फिर से हम लोग रेडिएशन कीमोथेरेपी ये सभी चीज के लिए गए। बट डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना किया क्योंकि वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था, अभी बहुत छोटा हो गया है कि उसे अभी क्योर नहीं कर सकते हैं। अभी मम्मी ठीक है, बस थोड़ा बहुत हेल्थ इशू रहती है और उनका मेडिसिन वगैरह रेगुलर अभी चल रहा है। अभी फिलहाल ठीक है वो, उतना हेवी ट्रीटमेंट वगैरह भी कुछ नहीं चल रहा है उनका। एंड वो आपके साथ ही रहती हैं? हाँ, मेरी मम्मी अभी बैंगलोर में मेरे साथ रहती है। तो जब ये पूरी उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसका खर्चा वगैरह जो है वो कहाँ से आया अभिषेक? सर एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में और स्पेसिफिकली जहाँ मैं काम करता था एचडीएफसी में, तो वहाँ पे मेरे साथ साथ मेरे फैमिली का भी जो है सो ये हेल्थ इंश्योरेंस उसमें इंश्योरेंस है। पैक में था। तो मेरे साथ साथ मॉम का भी था और मैंने एक्स्ट्रा 4 lakhs का इंश्योरेंस लिया था। तो उन सभी के थ्रू जो है सो उनका ट्रीटमेंट हुआ। और जब मैं कोटक में मूव किया तो मुझे अलग से फ्लोटर लेना पड़ा है, फैमिली फ्लोटर, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स को ऐड किया हूँ अंडर हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लेकर। बढ़िया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो अभी आपका मकसद इस कॉल के लिए अपनी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा सा समझना है और उसको थोड़ा सा वापस ठीक हालत में लाना है, क्या है? सर मेरा मेन पर्पस वही है। 2-3 चीजें हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ मैंने जी। कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रहा है कि जो मेरे सैलरी है, जो हम्म, फिक्स सैलरी है, तो हम्म, मैं वहां से प्रॉपर सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी मैं 26 का हो गया हूँ। हम्म, तो मुझे मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, वो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है कि आगे क्या होगा, कैसे करूंगा। फैमिली की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है कि शादी करने के लिए, क्योंकि मम्मी का हेल्थ भी सेम ही है इसलिए। हम्म, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। आ, फिर आगे घर बनाना है, तो सर बहुत सारा थिंकिंग होते हैं। और कुछ भी इमरजेंसी मेरे पास में फंड अभी सेविंग में कुछ भी नहीं है। ये सभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसको लेके सोचता रहता हूँ कि कैसे इन सभी चीजों को डील करूँ। हम्म। तो मैं सोचा कि आपके साथ में एक कन्वर्सेशन होगी तो शायद मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा इन सब चीजों से लेकर। ठीक, समझ गया, समझ गया। ठीक है, बढ़िया। हम आपकी पूरी
मदद करने की कोशिश करेंगे अभिषेक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप बहुत मुश्किल समय से गुजरे, आपकी माताजी और भी मुश्किल समय से गुजरी, तो ये कृपा है कि वो अच्छा कर रही हैं एंड भगवान करे कि उनकी सेहत अच्छी रहे एंड आप हमेशा उनके साथ रहें और वो हमेशा आपके साथ रहें, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है इस सारी जर्नी में सब कुछ कर पाना। आई विश हर द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड गुड जॉब डन सो फार इस पूरी चीज को मैनेज करने के लिए। आपकी फाइनेंशियल स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं अभिषेक। सबसे पहले फिर से बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली महीने में कितनी सैलरी मिलती है? सर एक्चुअली मेरा लास्ट पे स्लिप है 35,651 रुपीज मुझे अभी तक आ रहा है। बैंकिंग टर्म में जैसे अप्रेजल भी आने वाला है, तो मेरा जून में हो सकता है 4 से 5,000 के आसपास में और भी इंक्रीमेंट होगा। समझ गया। एंड इसमें पीएफ वगैरह भी कट के आता होगा? हाँ सर, मेरा पीएफ कटता है 2,800 सम अमाउंट कटता है मेरा पीएफ। ओके, कुछ आइडिया है कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस होगा टोटल? सर टोटल बैलेंस मेरा 84,000 है अभी तक। ठीक है, ठीक है। कोई भी और आमदनी कि सिर्फ यही है? नहीं सर, एक्चुअली कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं। अपने खर्चों के बारे में अब मुझे बताइए, एक एक करके सारे खर्चे बताइएगा। अगर लोन वगैरह चल रहे होंगे वो अंत में बताइएगा। अभी जो रहन सहन के सारे खर्चे हैं, रेंट वगैरह, उसके बारे में बताइए। सो मैं सबसे पहले रेंट से शुरू करता हूँ। तो मैं एक शेयरिंग रूम में, मतलब मेरा एक टोटल छोटा सा रूम है जहाँ पे एक रूम, एक हॉल और किचन बाथरूम है। तो यहाँ पे मैं टोटल 6,000 अभी रेंट का पे कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा 5,000 टू 6,000 जो है सर राशन में चला जाता है। 4 to 5,000 मेरा मंथली के मंथ पर मंथ मेरा मॉम के मेडिसिन में चले जाते हैं। कभी किसी किसी मंथ में मुझे उनको अगर थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। मेरा 5,000 पर्सनल केयर के लिए जाता है, जिसमें मेरा जिम, मेरा सप्लीमेंट्स और डाइटिंग का मटेरियल सभी शामिल है। हाँ, पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावा मेरा जो है सो 3,000 ट्रैवलिंग अलाउंस जाते हैं। मेरे है। पास बाइक है तो उनका। तो और इसके अलावा मैं 2,000 रुपीज सेव करता हूँ, जो कि मेरा टर्म इंश्योरेंस में जाता है। एनुअली 34,000 मेरा टर्म इंश्योरेंस में जाता है। लवली। तो ये अभी मेरा टोटल एक्सपेंसेस है सर। तो ये मोटा मोटा अगर मैं जोड़ता हूँ करीब 26,000 बनता है। ये ठीक लग रहा है आपको? यस सर। ठीक है। इसमें से अब आप मुझे ये बताइए कि आप कुछ भी किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं? सर अभी तक मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मैं पिछले 3 महीने से एक एफडी लाइक ये आरडी मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सेविंग करके 10,000 मैंने ऐड किया है। ऑलमोस्ट 35,000 अभी तक उसमें ऐड हुआ है। ओके। और उसके अलावा मेरे पास कुछ भी अभी इमरजेंसी फंड या ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट का नहीं है। ठीक है। ओके। तो बढ़िया है, आपके पास एक आरडी चल रही है 35,000 की। ठीक है। एंड बैंक में अभी आपके पास कितने पैसे होंगे? मेरे पास में एक भी लिक्विड मनी अभी तक उसमें नहीं है। जो है वो मेरा सेम मैंने आरडी जो किया है उसका है, जो मंथ ठीक टू मंथ कर रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो आपकी अभी नौकरी है, ये कितनी पुरानी है? सर मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 2 इयर्स होने वाला है कोटक ठीक। महिंद्रा बैंक में, और मुझे ओके। ओवरऑल 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर बैंकिंग से। समझ गया। आपकी महीने की 35,000 रुपये आमदनी आती है और उसमें से अराउंड 26,000 रुपये खर्चा होता है। तो जो बाकी के 9,000 रुपये बच जाते हैं, उससे आपने कुछ कुछ तो आरडी में ही डाले हैं। बाकी महीनों में जो ये पैसा बचा है, वो कुछ आइडिया कहाँ खर्च हुआ, किस में खर्च हुआ, कहाँ चला गया? सर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, ये पिछले लास्ट ईयर जुलाई के बाद मेरे पास पैसा बचना शुरू हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई में मॉम का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ था। ओके। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर ये इस साल फरवरी में मैंने मॉम का पेट सीटी स्कैन कराया था, ब्रेन एमआरआई। तो उसमें ऑलमोस्ट 20-25,000 मेरा गया था, जो कि टोटली कैश था। वो फ्लोटिंग में नहीं कवर हो पाया था। समझ गया। और जो कुछ एक्सपेंसिव था, जिसमें थोड़ा बहुत जो है तो क्लोथ्स के हो गए, और जैसे व्हीकल्स के सर्विसिंग वगैरह हो गया, तो इन सभी में थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपेंसिव हुआ था सर। ठीक है। कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है? नहीं सर, अभी मेरा कुछ भी ऐसा डेप्थ नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आप खुश नसीब हैं कि इस पूरी सिचुएशन में आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ा। तो अब
अभिषेक, आपकी जर्नी जो है ना वो काफी अच्छे से बन सकती है, क्योंकि मॉम की हालत भी अभी काफी ठीक है, उनको दवाइयों की जरूरत है, लेकिन कोई बड़े ट्रीटमेंट की अभी जरूरत नहीं है, भगवान करे आगे भी ना हो। आप 26 के हैं, विच इज रियली गुड एज। 1-2 साल के अंदर होपफुली आपकी शादी भी हो जाएगी, तो आप उसके लिए बचाना शुरू कर सकते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए बचाना शुरू कर सकते हैं। जून जुलाई में शायद आपको अप्रेजल भी मिलेगा, तो उससे भी थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करेंगे अभिषेक, जिसमें हम 3 चीजें हासिल कर पाए। नंबर 1 कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे आपने आरडी कराया हुआ है 35,000 रुपए का, तो थोड़ा बहुत उसकी तरफ हम जमा करें। नंबर 2, आने वाली जिंदगी के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें, और क्योंकि आप अभी काफी यंग हैं तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वो प्लान क्या हो सकता है। एंड देन नंबर 3, अगर कोई भी अगले 2-3 साल में बड़ा खर्चा या मोटा खर्चा आने वाला है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके लिए थोड़ी सी सेविंग करना शुरू करें। अगले 2-3 साल में बड़ा खर्चा आपकी शायद शादी ही होगी, उसके अलावा कुछ और प्लान? सर एक हाउसिंग को लेकर मैं प्लान कर रहा था, घर बनाने को लेकर। ओके। तो घर मेरा एक्चुअली बैंगलोर में, तो अभी फिलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर लैंड भी अगर मैं परचेस करता हूँ तो मिनिमम 50 to 60 lakhs में मुझे नॉर्मल छोटा सा एरिया मिलेगा, जहाँ पे मैं घर भी कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मोर देन 1 year and 1.5 year चला जाएगा। बिल्कुल। घर पे मेरा कुछ लैंड है जहाँ पे मैं अपना घर बना सकता हूँ, जिसमें 20-25 lakhs तक का एक्सपेंसेस हो सकता है। तो मुझे लगता है ये एक मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आने वाले 2 years, 1 और 2 years के बीच में। जब आपने बोला कि घर पे ये जमीन है, ये बिहार की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा। बिहार की पर बात। वहाँ कौन रहेगा, क्योंकि आप तो अपना काम छोड़ के नहीं जाएंगे वहाँ? राइट सर। अभी तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ओके, मैं एक्चुअली समझ सकता। हाँ, मॉम बोल रही। वही है कि हाँ, मॉम का मन होगा, एंड ऑफ कोर्स होना भी चाहिए कि ये अपना घर हो और वहां जाके हम बनाए। तो इसको भी हम पार्क करेंगे, तो इसको हम तीसरी चीज में डालेंगे, एंड देखते हैं कि वो कहाँ पहुंचता है। तो सबसे पहली अच्छी चीज ये है कि आपका जो करीब 25-26 हजार रुपए का महीने का खर्चा है, वो आपके पास आरडी में 1 महीने का कम से कम तो पड़ा हुआ है, 1 से 1.5 महीने का थोड़ा सा पड़ा हुआ है। लेकिन उसको भी हमने धीरे जी धीरे सर। बढ़ाना है, ताकि किसी भी पॉइंट पे आपके पास कम से कम 3 महीने का खर्चा होना चाहिए, जो कि करीब 70-75 हजार रुपए होंगे। अब इसको जोड़ने के लिए तरीका क्या होगा? नंबर 1, आप एक इमरजेंसी फंड एसआईपी शुरू करिए। ठीक है, आरडी नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि आरडी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आप जी सर। एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे। आपका डीमैट अकाउंट है ऑलरेडी? नहीं सर, अभी मैं डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया। कोई बात नहीं, आप डीमैट अकाउंट कहीं भी खोल सकते हैं। खर्चे वगैरह ऑलमोस्ट हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही हो चुके हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आप खरीदते हैं तो कोई खर्चा नहीं होता है। और अब ये पूरा प्रोसेस भी ऑनलाइन हो चुका है केवाईसी के थ्रू। तो अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक्ड है, तो आप 24 घंटे के अंदर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। 200, 250, 300 रुपए कुछ लगते हैं, बट इट इज समथिंग यू विल हैव टू स्टार्ट। दूसरा, आप एक इमरजेंसी फंड एसआईपी शुरू करेंगे। मेरी राय ये रहेगी कि आप 2,500 रुपए की एसआईपी करें, एंड ये आप करेंगे इन समथिंग कॉल्ड अ लिक्विड फंड। अंतर यह है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एफडी या आरडी से कई ज्यादा होता है। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूं, और ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं। एचडीएफसी का लिक्विड फंड है, वो पिछले 1 साल में 6.29% दे चुका है, जो कि एक एफडी और आरडी कभी नहीं देगी। अगर आप 5 साल का भी एवरेज लेंगे तो 6.09% है। तो इसमें आप अगर पैसा डालते हैं, तो कभी भी जब आपको पैसे की जरूरत हो, आप जितना भी बेचना चाहें आप बेच दीजिए, और 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यहां आप अपनी इमरजेंसी फंड खोलेंगे, ताकि हर साल आपका अगर 2,500 रुपए हो तो 30-30 हजार रुपए जुड़ता रहे, एंड ये आपके आरडी से जुड़कर एक जमा पूंजी बनाएगी, जो आप इमरजेंसी के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं। फिर आएंगे आपकी जी सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 9,000 में से 2,500 रुपए आपने हटा दिए, तो करीब 6,500 रुपए बच गए। इसको हम 3 म्यूचुअल फंड में बांटेंगे। एक म्यूचुअल फंड जिसमें हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में जाएगा। इसको बोलते हैं निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। यहां आप अराउंड 2,000 रुपए डालेंगे। फिर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें आप 2,500 रुपए की एसआईपी करेंगे। ये पूरा बाय द वे एक्सेल शीट और ये वीडियो वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर लास्ट के जो आपके 2,000 रुपए हैं, वो आप डालेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। सबसे ज्यादा रिटर्न है, लेकिन इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा है।
जब आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा 4,000 रुपए का, उसको भी जितना भी आपने उसमें से इन्वेस्ट करना है, फर्ज करिए 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं 4,000 में से, तो उस 3,000 को भी इसी रेशियो में डालिएगा। 1,000 रुपए निफ्टी 50, 1,000 रुपए फ्लेक्सी कैप, 1,000 रुपए स्मॉल कैप। अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इस दिशा में बढ़े तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं। 10, 20 और 30 साल को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कितना बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से बढ़ते रहे अभिषेक, जहां 2,000 रुपए आपने निफ्टी 50 में डाले, 2,500 रुपए फ्लेक्सी कैप में, 2,000 रुपए स्मॉल कैप में, 10 साल बाद आपके पास करीब 25 लाख रुपए होंगे। 20 साल बाद करीब 1,70,00,000 रुपए होंगे। 30 साल बाद करीब 8,90,00,000 रुपए होंगे। सबसे पहले तो हम इससे टैक्स निकाल देते हैं, तो टैक्स एडजस्टेड अमाउंट देखते हैं और मान के चलते हैं कि टैक्स 20% है। वैसे तो हालांकि अभी 12.5% है, लेकिन मान के चलते हैं कि 20% हो जाएगा, टैक्स बढ़ा देगी सरकार वगैरह। फिर हम लेके चलते हैं इन्फ्लेशन, तो हम ये भी देखते हैं कि इस पैसे की हैसियत है कितनी। तो हमने दो चीजें करी। हमने सबसे पहले तो टैक्स हटा दिया 20%। तो जब आपके पास ये 9 करोड़ होंगे, आप जब ये बेचेंगे अगर और बैंक में पैसा लाएंगे, आपको सिर्फ 7,10,00,000 रुपए मिलेंगे। बाकी पैसे तो सरकार टैक्स में ले जाएगी। अब इस 7,10,00,000 का इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत कितनी है, उसके लिए हम इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन हम मान के चलते हैं 6%। अगर हम 6% मान के चलते हैं इन्फ्लेशन, तो इस 7,10,00,000 की हैसियत या औकात अभिषेक होगी 1,24,00,000 रुपए। मतलब आज अगर आपके पास 1,24,00,000 रुपए होंगे, उससे आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो हर एक चीज आप 30 साल बाद कर पाएंगे। तो इस 1,24,00,000 से अगर आप घर खरीदना चाहें, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहें, अगर आप कुछ और खरीदना चाहें, कुछ और करना चाहें, वो सारी चीजें संभव होंगी 30 साल बाद, लेकिन उसका दाम 7,10,00,000 रुपए होगा। अब ये कम पैसे तो नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं आपको 1,25 करोड़ रुपए दे दूं तो आपकी जिंदगी तो बहुत अलग बन जाएगी। तो यही फायदा होता है और यही उद्देश्य होता है रेगुलर इन्वेस्टिंग का। अब इसके बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी। आप तरक्की करते रहेंगे, आपकी नौकरी और आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, लेकिन आपके खर्चे भी होंगे। किसी पॉइंट पे आप वो घर बनाएंगे, किसी पॉइंट पे शादी होगी, किसी पॉइंट पे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा होगा वगैरह। तो ये सारी चीजें जोड़कर हटाकर कहीं ना कहीं आपको इस मकाम पे पहुंचना होगा जहां 60 साल की उम्र में, आप 30 साल बाद 60 के भी नहीं होंगे, लेकिन मान लीजिए 60 साल की उम्र में आपके पास इतनी आमदनी होनी चाहिए कि आप अपनी बाकी की जिंदगी बड़े अच्छे से सुकून के बिता सकते हैं और बिल्कुल भी कोई डर नहीं है या कोई ये नहीं है यार पैसे नहीं है या आमदनी नहीं है। सर जैसे ये मतलब आने वाला 30 इयर्स की बात है, तो अभी मैं 26 का हूँ। उस समय मैं लेट्स सपोज 55, 56 का रहूंगा, मेरे पास में बच्चे होंगे, वाइफ होंगे, हो सकता है घर सभी चीज होंगे। तो मतलब ये चीज मुझे जानना था कि सपोज मैं ये 30 इयर्स के लिए सभी चीज सेविंग करके रखता हूँ, बट व्हाट अबाउट द करेंट लाइफ, जैसे अभी मैं जी रहा हूँ, यहाँ पे भी तो बहुत सारे मतलब माइंड में आते हैं कि हाँ मतलब ये देखना चाहिए, घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, चीजों को जानना चाहिए, दूसरे कल्चर्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इनका क्या? तो इसको समझने के लिए अभिषेक आपको एक ऐसा नजरिया अपनाना होगा जहां आप ये बोलेंगे कि मेरी जितनी भी आमदनी है, उस आमदनी में मुझे कुछ हिस्सा अपनी जिंदगी जीने के लिए बिताना है, कुछ हिस्सा अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए बिताना है और कुछ हिस्सा मुझे जिंदगी जीने के लिए देना ही पड़ेगा। तो अगर आप आज की जिंदगी अपनी देखते हैं, आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां आप अपनी तनख्वाह से अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं, आपके सर पे एक छत है, आप अपनी माता जी का ख्याल रख पा रहे हैं, आप अपने खुद का शरीर का ख्याल रख पा रहे हैं, 5,000 रुपए आप अपने जिम पे, सप्लीमेंट्स पे, प्रोटीन वगैरह उन सब पे देते हैं, आप अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो हमने बोला कि जो 9,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमाते हैं उसको आप इन्वेस्ट करिए। अब आपकी इच्छा है कि जब जून जुलाई में आपकी अप्रेजल होगी, तरक्की होगी, 4-5 हजार रुपए आप ज्यादा कमाएंगे, आप बोलेंगे यार मुझे ना जिंदगी में बेइंतहा पैसा नहीं चाहिए, मैं आज 26 साल का हूं, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ और भी चाहिए, मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, जैसे आपने बताया, कुछ लेना चाहता हूं वगैरह। तो ये 4,000 रुपए ना मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे नहीं सुननी अंकुर वारिकू की बातें, उनके 9,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, काफी है, अब मैं अपनी जिंदगी भी जीना चाहता हूं। तो आप उस 4-5 हजार रुपए को मत करिए इन्वेस्ट, आप उस 4-5 हजार रुपए को अपनी जिंदगी के लिए खर्च करिए। आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल करिए, 3-4 महीने
जोड़कर, आपको कोई नया फोन खरीदना है, प्लीज खरीदिए 5-6 महीने जोड़कर, आपको बाइक को अपग्रेड करना है, प्लीज करिए, जो भी कुछ होगा, लेकिन उस बजट के अनुसार, क्योंकि आपको भी ये जो 1.25 करोड़ रुपए आज के हिसाब से मिल रहे हैं 30 साल बाद, वो 30 साल बाद ही मिल रहे हैं ना, आज तो नहीं मिल रहे। उसके लिए परिश्रम तो करना है, बिल्कुल सर। पेशेंस तो चाहिए। सेम चीज आपको जिंदगी जीने के लिए भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये है रास्ता एक, लेकिन इससे भी बड़ा रास्ता अभिषेक, जो मुझे लग रहा है आपने चुना है, एंड आई एम श्योर आप उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। जिस भी इंसान की इस देश में 50,000 से कम तनख्वाह है, उसका सबसे ज्यादा बड़ा मकसद होना चाहिए अपनी तनख्वाह बढ़ाना, क्योंकि आप इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बनेंगे, आप इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी सिर्फ सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका अमीर बनने का है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, क्योंकि उस आमदनी से आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, उस आमदनी से आप वो चीजें खरीद पाएंगे या उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे जो आपका स्किल्स बढ़ाता है, आपका नजरिया बढ़ाता है, आपका एक्सपोजर बढ़ाता है। तो आपका सबसे बड़ा फोकस, जैसे आपने एमबीए किया, होना चाहिए कि मैं कैसे, किस दिशा में अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूं। जैसे कि अभी एआई का एक पूरा वेव है, बहुत सारे लोग जो आप काम करते हैं बिजनेस मैनेजर का, उसमें एआई यूज करके प्रोडक्टिव बन रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अगर आप वो सीख जाएं एंड आप 100 लोगों में से वो 1 या 2 लोग बन जाएं जो एआई को बिल्कुल चमत्कारी यूज करते हैं, जो काम 3 घंटे में हो सकता था वो आप आधे घंटे में कर पाते हैं, जो आपके बॉस चीजें बोलते हैं बनाने के लिए वो आप बिना पूछे हुए हर हफ्ते हर दिन उनको दे देते हैं, देन यू विल प्रोग्रेस इंस्टेंटली, और वो ट्रांसलेट करेगा आपकी आमदनी में। क्योंकि जब ये आमदनी 1 लाख रुपए हो जाएगी, 1.5 लाख रुपए हो जाएगी, 2 लाख रुपए हो जाएगी ना अभिषेक, तो आप वो जिंदगी जी पाएंगे जो आप वाकई में जीना चाहते हैं। इस पॉइंट पे अभिषेक शायद नाराज ही हो गए मुझसे, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, उनका इंटरनेट कनेक्शन वीक था तो वो ड्रॉप ऑफ हो गए। लेकिन आई एम ग्लैड कि जो सब मैंने बोलना था वो मैंने बोल दिया। आई होप दिस वाज यूजफुल। ऑल द बेस्ट। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे, at a subscription amount of only 1,999 rupees per year. You get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं. Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.